सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेस उसमें चल रहे हैं, वो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आज हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो जेंडर न्यूट्रलिटी एंड अडल्ट्री के ऊपर एक टॉपिक है। ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज या सोशल इश्यूज जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों में ही इंक्लूड हो सकता है। मेटा वर्सेस FTC है, ये एक प्रकार से टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस चैलेंजेस एक टॉपिक आता है। टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस ये एक टॉपिक आपका आता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ पॉपुलेशन एक ये टॉपिक आता है, ये साइंस का टॉपिक है, रिलेटेड विद साइंस। देन वी हैव टेक्नोलॉजी इन न्यूज़, एक ये मैं आई वाज गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर, एक शब्द ही यूज़ था बट मैंने सोचा इसको कवर कर लेना चाहिए, इस समय न्यूज़ में काफ़ी। व्हाट डू यू मीन बाय VOIP, ये भी साइंस का टॉपिक है। देन मीथेन एंड क्लाइमेट चेंज की बात अगर की जाए, ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट का है, दिस इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। और आखिरी में जो है, जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दैट आई प्रोवाइड यू, उसको आप लोग को गो थ्रू होना। तो आज के सेशन के अंदर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये टॉपिक्स हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मेंस का देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द मेंस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे आपको इसका रोल बताना है। और कोई भी आपके पास क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर भी मुझसे, स्ट्रेस से रिलेटेड और कई चीज़ें हैं, डायमेंशन से उन्होंने शेयर किया हुआ है। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लेवल पे जो भी आपकी मदद होगी दैट आई विल डू। मेनली देखो, इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में कोई सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसमें सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज यही होता है कि वो अम, उनको एक राइट रास्ता, उनको थोड़ा-सा जो भी उनके अंदर व्यथा है उसको दूर किया जाए, राइट रास्ता उनको बताया जाए। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगा, मैसेज करना है। और अगर कोई आपको बड़ा इश्यू है तो मैं आपको खुद अपना नंबर दूँगा, जो और दूसरा नंबर है उसमें आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने कइयों को शेयर भी किया है और एक टाइम स्लॉट मैं दे देता हूँ, उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन एकेडमिक लेवल पे भी कई चीज़ें हम स्ट्रेस जो पढ़ाई के दौरान फेस करते हैं, उससे भी अगर कोई आपको दिक्कत होती हो तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं। 90, ये नंबर आप देख लेना, ठीक है, मैं इसको बोल नहीं रहा। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करना, ठीक है। गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आकलन सीरीज का प्राइस मैं इंक्रीज करने जा रहा हूँ और आप अब इस पे आप अपने आंसर को इवेलुएट करा सकते हैं। सफिशिएंट स्टूडेंट्स इस कोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका एक जो इंक्रीज करने का रीज़न ये है कि सफिशिएंट स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इसको मैं अनपब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको उनकी कॉपीज चेक होती रहेंगी, तो कोर्स आपका लाइव चलता रहेगा। तो अगर फिर कोई बाद में जुड़ना चाहेगा तो फिर वो नए प्राइस में ही जुड़ सकता है। तो इस पे आप अपने आंसर को इवेलुएट करवा सकते हैं। कल मैंने 2 दिन के जो लेटेस्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो आप इवैल्यूएट कर दिए हैं। फिर एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका चल ही रहा है, प्लीज़ गो थ्रू इट। नया बैच भी मैं इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप अभी भी जुड़ेंगे तो आप पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं प्लस जो पैरेलल क्लासेस चल रही हैं उनको आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए ओपन हो जाता है। कल 7th टेस्ट हमारा हो चुका है और एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है, इसकी जो प्राइसिंग है, दैट प्राइसिंग इज़ 1499, ठीक है। टोटल 50 टेस्ट हैं। टोटल आपके पास 50 टेस्ट हैं इसमें, है ना। टोटल आपके 50 टेस्ट है। कल 7 टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट 3 और टेस्ट 4 के PDF डाल दिए, बाकी के PDF प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको मिल जाएंगे। 5 AM की भी डाल दी है मैंने। और ये 7 टेस्ट हो गए, टोटल 50 आउट ऑफ 50, टोटल 7 टेस्ट। और क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं और इन PDFs जो आपसे शेयर किए जाएंगे, पूरा डिटेल सॉल्यूशन होता है, सब कुछ होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो कोर्स है वो भी चल रहा है आपका, ये सारा आप लोग गो थ्रू हो जाना। टेररिज्म पे, सोशल कैपिटल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोशिश करें जल्द से जल्द इनको खत्म करने का। ये सब कुछ आपका ऐप के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। ऐप के अंदर सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर चल रहा है। CSET की क्लास आपकी यूट्यूब में चल रही है, तो भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। शुरू करते हैं ऑन री क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। डिस्कशन चलता है, देखो जैसे हमारा समाज जिस तरीके से इवॉल्व किया है, जिस तरीके से हमारा समाज इवॉल्व किया, समाज में जनरली अगर देखा जाए, आपके पास अगर जेंडर के बेसिस पे देखा जाए, आपके पास मेल है और फीमेल है, और उनके जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में बहुत तरीके का जो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है देखने को मिला है, प्लस बहुत तरीके की डाइवर्सिटी भी होती है। जैसे मैरिज जैसे संस्था की अगर बात करें तो उसमें बहुत तरीके का डाइवर्सिटी हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट करती है। कई समाज में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन वो डिफरेंट है,
किसी समाज में जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है, लेकिन कई सारे आयाम पर चर्चा हो रही है और उसमें से एक आयाम एडल्ट्री है। इट मीन्स जैसे मैरिज जैसे चीज़ों पर जो लाइक दो लोग आपके इन्वॉल्व है और उस समय उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जो उनके रिलेशन उसके बियॉन्ड वो कुछ ऐसा कर सकते हैं दैट दैट प्रूव टू बी एडल्ट्री, इस पर है। क्या सिर्फ मेल ही इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या जब हम जनरल इक्वालिटी की बात करते हैं तो क्या उसमें फीमेल को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्न ये है कि क्या वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है? मतलब ये डिबेट आपका कंटिन्यूस बेसिस में चलता रहता है। अब इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ बातें बोली हैं और ऐसे टॉपिक्स को जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। बहुत नियंत्रण होना चाहिए, एक क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। लिखने की आपकी जो तरीका है वो थोड़ा-सा मैच्योर होना चाहिए, शब्दों का जो चयन है वो बहुत मैच्योर होना चाहिए। ये बहुत मैटर करता है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें जो हाइलाइट आपकी की गई हैं। तो पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है होम अफेयर्स में, उसने एग्जामिन किया 3 न्यू जो लॉज हैं जिसके तहत आईपीसी, सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको आपका इनकी जगह नए जो 3 आपके न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स जो हैं वो आपके आएंगे। दे हैव रिकमेंडेड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री ऑन जेंडर न्यूट्रल लाइंस। देखो ये शब्द का क्या मतलब हुआ, क्योंकि रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिया है। जेंडर न्यूट्रल लाइंस का मतलब एडल्ट्री जैसी चीज़ों के लिए सिर्फ मेल नहीं होगा, फीमेल भी लायबल आपकी होंगी, मतलब अगर ऐसी स्थिति बनती है। तो ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उन्होंने जो है यूनानिमसली डीक्रिमिनलाइज द एडल्ट्री इन 2008 ऑन सेवरल ग्राउंड इंक्लूडिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एडल्ट्री जो है इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था और उसमें एक रीज़न डिस्क्रिमिनेशन को भी माना गया था। तो अब देखो पार्टी मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला है। पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली इट हैज़ रिकमेंडेड कि जो एडल्ट्री है इसको इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब अगर कोई इसमें है तो उसको सजा का प्रावधान हो और वो जेंडर न्यूट्रल होगा। ऐसा नहीं कि मेल ही है, मेल फीमेल का इसमें कोई नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जो इन्वॉल्व होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर उससे इक्वल सजा दी जाएगी, या मतलब इक्वली जो है आप कह सकते हैं उसको ट्रीट किया जाएगा। जो भी पेनल्टी और प्रोविजंस है वो लागू आपके किए जाएंगे। कमीशन ने क्या रीजनिंग दी है, व्हाट कमीशन हैज रीजनड हियर is that criminalized in gender neutral manner on the ground that it is crucial to safeguard the sanctity of the institution marriage। क्योंकि देखो मैरिज जैसी जो संस्थाएं हैं ना, मैरिज जैसी संस्थाएं में दोनों जेंडर इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, दोनों जेंडर से इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के बीच का जो रिलेशन है बेसिकली वो रिलेशन ही इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाता है। अब अगर आप इंडिया जैसे सोसाइटी की बात करें तो अगर आप पहले कुछ स्टडी करेंगे तो जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर तो ये है कि जो डाइवोर्स रेट जैसी चीज़ें हैं या और भी कई चीज़ें जो हैं वो हायर होती हैं वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर। इंडिया में बहुत ही कम था, लेस देन 2% समथिंग ऐसे कुछ था, लेकिन वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना, जैसे अगर आप देखोगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो बोलते थे कि जो मैरिज है वो जन्म जन्म का रिश्ता है, इस टाइप की बातें बोलते थे, 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। अब इसमें 7 जन्म किसी ने देखा तो है नहीं, बट ये सब बातें चीज़ें क्या होता है, एक इमोशनल लिंकेज होना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाती हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाती है। छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे हम उस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते और उस वजह से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति भी मैरिज जैसी संस्थाओं में देखने को मिलती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें इवन आफ्टर मैरिज, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट भी करते हैं। अब एडल्ट्री भी उसी में से एक है। इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, देखना ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि अगर हमें मैरिज जैसी संस्थाओं को स्ट्रांग बनाना है तो एडल्ट्री जैसी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो इसको कौन देखेगा, किस बेसिस पे देखेगा, कौन जज करेगा, ये चैलेंज है। समाज में सबका एक पर्सनल स्पेस है, उस प्राइवेसी को भी देखना है और साथ में ऐसे जो चैलेंजेस संस्थान के अंदर आ रहे हैं उनको भी देखना। देखो ये सब, देखो एक चीज़ मैं आपको हमेशा इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि देखो जितना अधिक सोसाइटी जो है ना वो उसका पतन होगा, जो जितना अधिक वैल्यू सिस्टम का पतन होगा, लोगों को कंट्रोल करने के लिए और चीज़ों को रन करने के लिए, इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए उतना अधिक आपको लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। ये फैक्ट है। कई चीज़ें सोसाइटी खुद गवर्न करती है, मैरिज उनमें से एक है। सोशल जो कई चीज़ें होती हैं ना, उसमें आप एक्सेप्शन लेकर मत चलना।
लेकिन आप देखोगे जनरल सेंस में, अगर आप देखोगे जो संस्थाएँ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो वैल्यू सिस्टम हमारे विद इन द सोसाइटी एग्ज़िस्ट करती हैं, वो बहुत सारी मैरिज जैसी संस्थाएँ, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन या फैमिली एज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, उसको गवर्न करने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब रूल्स, रेगुलेशन और लॉ के माध्यम से बहुत मुश्किल इनको रन कर पाना। क्योंकि आप उसको देखोगे भी तो कौन देखे आपको, मान लो सरकार कोई लॉ भी बनाती है तो इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? देखने वाला कौन है? कौन उस चीज़ को मतलब जज करेगा? ये सब चैलेंजेस होंगे ना, आपका कितना रिसोर्सेज़ जाएगा, जो किसी और कार्य में लग सकता है, वो रिसोर्सेज़ आपको ये सब देखने में लगाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। लास्ट मंथ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे, अच्छा चलो रिपीटेड है। फिर उसके बाद देखें इन हिज डिसेंट, अब यहाँ पे देखो एक अच्छा, जैसे ये डिसेंट एस्पेक्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसपे जो पहले के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बात बोली है, एंड इसमें थोड़ा-सा हमें काउंटर व्यू भी रखना चाहिए। एक व्यू तो है ही, दूसरा काउंटर व्यू भी रखना चाहिए। इन्होंने अपना डिसेंट नोट में क्या लिखा है कि इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द प्राइवेट लाइव्स ऑफ द कंसेंटिंग एडल्ट मस्ट बी अवॉइडेड। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ सरकार की बात है। इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, उसको अवॉइड करना चाहिए। एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं होना चाहिए। ये एक ऑफेंस है अगेंस्ट द मैरिज, जो कि विच इज अ कॉम्पैक्ट बिटवीन टू पर्सन। इफ द कॉम्पैक्ट इज ब्रोकन द एग्रीड स्पाउस में sue फॉर डाइवोर्स और सिविल डैमेज। तो देखो इनका, देखो ये भी लॉजिक बहुत आपको इलॉजिकल नहीं लगेगा। कहना का क्या मतलब है कि मैरिज क्या दो के बीच में कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि मैरिज जैसी संस्थाएं, उनको रन करने के लिए आपको दो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके बीच में ट्रस्ट और एक प्रकार का वैल्यू सिस्टम जो है वो होना ही चाहिए। अगर मान लो दोनों में से एडल्ट्री पे कोई इन्वॉल्व होता है तो उसमें आपके पास डाइवोर्स जैसी चीज़ें हैं, उसको फाइल किया जा सकता है और दोनों अलग हो सकते हैं। ये हाईलाइट किया गया। तो इसके लिए कहा गया कि आपको एडल्ट्री को क्राइम के रूप में क्यों करने की ज़रूरत है? स्टेट जो है क्यों इंटरफेयर करे? स्टेट को इंटरफेयर करने की क्यों ज़रूरत है? ये चीज़ आपकी हाईलाइट की कि स्टेट को इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? वो क्यों ज़रूरत है? ये एक अच्छा पॉइंट आपका किया गया। सो टू रेज़, यहाँ पे कहा गया कि अगर हमें हमें जो मैरिज जो है उसे एक सैक्रोसैंट बनाना है, एंड मतलब टू रेज द मैरिज टू अ लेवल ऑफ सैक्रोसैंट, है ना, सैक्रामेंट इज आउटडेटेड, मतलब ऐसा बनाना कि बहुत ही अच्छा एक तरीके से। तो ये जो मैरिज है ओनली टू पर्सन एंड नॉट सोसाइटी एट लार्ज। अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल भी लगता है। तो मैरिज जैसी संस्था है ना, छोटा सा एग्जांपल लो। मैरिज, अच्छा देखो सोसाइटी का बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली है। फैमिली के अंदर बेसिक चीज़ क्या है? हर मतलब अगर आप देखोगे मेल फीमेल सोसाइटी के अंदर फैमिली एज अ बेसिक यूनिट में जो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें मैरिज जैसे रिश्ते में हैं, चाहे दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, ठीक है, अभी जो कमिंग जनरेशन है, जो सन डॉटर है, उनकी भी मैरिज होगी, वो भी फिर आगे। तो सोसाइटी जैसे एक कंपाउंड को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स और एटम्स की जरूरत होती है, फैमिली को बनाने के लिए इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। उन इंडिविजुअल्स के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैरिज जैसी संस्थाएं होती हैं। तो अगर मैरिज में चीज़ें अगर ठीक ना हो, रिलेशंस ठीक ना हो, आप इमेजिन कर लो कि फैमिली एज अ यूनिट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर समाज का जो फैमिली एज अ यूनिट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो किस तरीके से हम सोसाइटी को रन करेंगे? तो ये कह देना, ऑल्दो ये सब बड़े लोग हैं कहने वाली बात है, ये तो मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर ये कह देना कि नहीं, मतलब ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम मैरिज को बहुत ही जो है सैक्रोमेंट बना लें, बहुत ही मतलब पवित्र टाइप बना दें, ये कंसेप्ट आउटडेटेड है, ये आउटडेटेड है, या इस टाइप की चीज़ें। अब इसमें उन जिनके पास थॉट प्रोसेस अपना अलग हो, जिनके पास रिसोर्सेस हों, वो अलग बात है। लेकिन हमें ये जानना है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ताना-बाना बनाने में मैरिज एज़ अ संस्था के रूप में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और उसको हमें अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुद आप सोचो कि एक एक घर है जिसमें मैरिज जैसी चीज़ें, उसमें बड़ी दिक्कत है, तो अब छोटे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है, फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है। वही पर्सन जाके कहीं काम करता है, चाहे मैन हो वुमेन हो, तो वो क्या काम कर रहा होगा, मतलब उसका दिमाग तो उसी सब में लगा रहता है। फिर उसके बाद कोर्ट के इधर उधर चक्कर लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्राइम जैसी चीज़ें हो जाती हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे ये बहुत कॉमन हो गया है। ये भी बहुत कॉमन हो गया किस प्रकार के क्राइम्स जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि मैरिज एज़ अ इंस्टीट्यूशंस को हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें करने की ज़रूरत है। और उसमें देखो समाज का बड़ा रोल होगा, इर्रेस्पेक्ट मतलब लॉ से ज़्यादा समाज का बड़ा रोल। हम अपने जनरेशन को कैसे बताते हैं, हम अपनी जनरेशन को कैसे
इन वैल्यू सिस्टम के प्रति ट्रेन करते हैं, माइंड उनको कैसे उनकी माइंड ट्यूनिंग करते हैं, वो ज़रूरी है। तो ये थोड़ा-सा एक व्यू पॉइंट जो है, थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हाइलाइट किए गए, उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं दीपक मिश्रा, फिर उसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस वो भी थे, ये सारे जजेस थे। उन्होंने कहा एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम एंड स्ट्रक इट ऑफ द आईपीसी, एडल्ट्री को क्राइम से हटाई दिया। फिर सीनियर जो एडवोकेट है उनका एक वो कहा था, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो प्रॉब्लम है एडल्ट्री के बीइंग इन द आईपीसी, दो तरीके से है। अगर हम उसे आईपीसी का हिस्सा लगता है मतलब हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। पहला, criminalizing it on the basis of institution of marriage, and second is treating women as a property। तो ये दो चीजें कही गई कि आप वुमेन को एक प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हो, और दूसरा चीज आपके लिए कही गई है कि मतलब क्रिमिनलाइज आप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन। ये दो मेजर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है। इस वजह से जो है ना, इस वजह से आप कह सकते हो कि दो जो वी कैन से जो दो बड़े प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आईपीसी से ऑनरेबल कोर्ट ने इसको स्ट्रक आउट किया और एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज आपका कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वाई इज फेसबुक पेरेंट मेटा सुइंग द यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन। अब ये एक टॉपिक आता है, अब इसमें देखो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे ये कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछने वाला है कि बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ, फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी इसमें। तो इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट, लेट मी गिव यू द कंटेक्स्ट और फिर यू विल अंडरस्टैंड मोर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ आप ये समझना कि एक पॉइंट हमेशा समझना। देखो, पहली चीज़ हम क्या रख रहे हैं कि जो फेडरल ट्रेड कमीशन है और मेटा मतलब जो फेसबुक एंड ऑल है उनके बीच में चल रहा है। देखो, एक चीज़ हमें ये समझना है कि ये जो आपका डिजिटल स्पेस है, ये जो डिजिटल स्पेस है, डिजिटल स्पेस है, ये डिजिटल स्पेस, अगर इफ विल सी दिस डिजिटल स्पेस, इस डिजिटल स्पेस में, इस डिजिटल स्पेस को अपना जो डोमिनेंस है वो खासतौर से कौन इस पे इंक्रीज कर रहा है, वो है मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल या प्राइवेट सेक्टर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका इसमें एक प्रोमिनेंट रोल है। और जिनका प्रोमिनेंट रोल है, जिनका भी प्रोमिनेंट रोल है या डोमिनेंट रोल, प्रोमिनेंट रोल जो भी आप कह सकते हो, वो क्या कर रही हैं, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं। नए प्रकार का कंपटीशन अराइज हो रहा है, नए तरीके से कंपटीशन अराइज हो रहा है। जैसे मान लो फिजिकल स्पेस में अगर कंपटीशन, तो उसको फेयर करने के लिए हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी डिजिटल स्पेस में भी जैसे कंपटीशन जो एग्जिस्ट करता है उसमें भी फेयरनेस मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी अब प्रयास किया जा रहा है। नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। बट आप खुद सोचो कि एक बड़ी कंपनी है, डिजिटल स्पेस को उसने पूरा ऑक्युपाई कर रखा है, अब वो कभी भी दूसरे को ग्रो नहीं करने देगी। तो सरकार को क्या करना है, रेगुलेट करना पड़ेगा। और जिस भी तरीके का डेटा है, जैसे हमारे आपका डेटा है, सब इस्तेमाल किए ले रहे हैं। पहले हमें संस्था मतलब हमें मौका दें कि यार अपनी फ़ोटो भेज सकते हो, आप पूरी सारा वीडियो अपलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें, बट आपका डेटा सारा जाता है। उनके लिए आपको ये, उनके लिए मतलब नहीं कि आप कि यू आर ईटिंग पिज़्ज़ा एंड फीलिंग क्रेज़ी, और इस चीज़ को जो है उनको खुश हो रहा है कि यार बच्चा जो है पिज़्ज़ा खा रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो उनके लिए मतलब नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि आप हर एक चीज़ों को, हर एक एस्पेक्ट को शेयर कर रहे हो, और उसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूज होगा। क्यों? जो डेटा जनरेट होगा, उस डेटा जनरेट करके मार्केट क्रिएट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। यही एक एम है। डेटा ही गोल्ड है आज के समय में कंसीडर किया जाता है। अब जिनके पास इन डेटा को क्रिएट करना, और जिनके पास जो इस डेटा पे पूरा कंट्रोल करते हैं, क्रिएट और कंट्रोल करते हैं, वही डिजिटल स्पेस को पूरे तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचो कि कोई भी नया बिजनेस किस तरीके से आपका एग्जिस्ट जो है वो कर सकता है। बहुत मुश्किल होगा बिजनेस को एग्जिस्ट कर पाना, या सस्टेन कर पाना, या कॉम्पीट कर पाना ऐसी स्थिति में। तो कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिशन रेगुलेशन इन्वेस्टिगेट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ड्यू कॉर्पोरेशन एंड लेवाई पेनल्टी इम्पोज करना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जनरली जब हम ट्रेड कमीशन, जैसे हमारे देश के अंदर भी आपके पास कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो जनरली उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिशन कमीशन को रेगुलेट करना क्या ट्रेड प्रैक्टिसेस को है, कॉर्पोरेशंस पे जो भी केसेस चलाने हैं या पेनल्टीज उन पे लगाना। तो यूएस फेडरल जो ट्रेड कमीशन है उसने एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस और लॉ सूट फाइल किया, मतलब केस फाइल किया है आपका कंज्यूमर लॉ को ब्रेक करने के लिए अगेंस्ट द टेक कंपनीज। एंड इसके अगेंस्ट जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है, उसने क्या किया है, उसने इसके ऊपर ही केस कर दिया। कहा यह है कि रेगुलेटर जो है वो ऑब्वियस पावर ग्रैब कर रही है, मतलब पावर
का गलत इस्तेमाल करके चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है, और इससे जो सोशल मीडिया जायंट है मतलब मेटा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये चीज़ इसने हाईलाइट किया। तो देखो, ये कहना ऐसा, ये क्यों कहना ऐसा चाहिए? ये ऐसा, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आज के समय में बिज़नेस एग्ज़िस्ट कहाँ से करता है, और बिज़नेस का बेसिस डेटा है। बिज़नेस का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। तो अगर ट्रेड और सब कुछ उसी के माध्यम से हो रहा है, और आप ये कह दो कि यार इसको कंट्रोल करने का हक ही नहीं है, इस पे सिर्फ़ मेरा ही हक है, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएँगी? मतलब देखना ये पड़ेगा कि जो आपके मतलब ऐसी जो संस्थाएँ हैं जो कि जिनका काम है कॉम्पिटिशन को फेयर रखना, न्यूट्रल रखना, कोई अपने डोमिनेंट पोज़ीशन का इस्तेमाल सही से मतलब अपने डोमिनेंट पोज़ीशन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या इसके लिए बहुत ज़रूरी ये बन जाता है कि हर एक लेवल पे, हर एक एस्पेक्ट में जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करने चाहिए, जिससे कि आप प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेटरी मेजर्स के माध्यम से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप इनके डोमिनेंट पोजीशंस को मैनेज नहीं करोगे तो सारा का सारा पावर ग्रैब, संस्थाएं नहीं, पावर ग्रैब ये बड़ी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो एफटीसी ने कहा कि इट हैज़ प्रपोज्ड अ चेंज। इसने क्या किया, एफटीसी ने बेसिकली क्या है, चेंज प्रपोज किया है। और ये जो चेंज प्रपोज किया है टू द 3 ईयर ओल्ड एग्रीमेंट, इसमें कहा गया कि मेटा ने जो है पूरे तरीके से इसको कंप्लाई नहीं किया है। एफटीसी ने कहा कि जो मेटा है उसने मिसलीड किया है, मिसलीड पेरेंट्स अबाउट द मैसेंजर किड्स ऐप एंड मिसरिप्रेजेंटेड हाउ सम ऐप डेवलपर्स कुड एक्सेस द प्राइवेट यूजर। देखो ये भी है, बच्चों का भी कितना बड़ा मार्केट है। आप देखो ना, वो सारे आजकल बच्चे फ़ोन देख के ही खाना खाते हैं। वो भी बड़ा डेटा, कई डिफरेंट डिफरेंट ऐप लॉन्च कर दिए। जैसे कई होता है ना कि आप इस ऐप को, इससे खेलो आप इतना अर्न कर सकते हो, इसमें डालो तो इससे ये हो जाएगा, अपनी फ़ोटो क्रिएट करो, अपना ये क्रिएट करो, इससे आप जो है इस टाइप से दिखने लग जाओगे। अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है लोगों की, बिकॉज ऑफ सच थिंग्स। ठीक है, पूरे तरीके से जो ये बार बार ये जो सोशल मीडिया एक्सेस और ये सब इतना ज़्यादा हम लोग देखने लगे कि मेमोरी जैसी चीज़ तो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, है ना? या ये जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एज वेल कि अब ऐसे किसी भी बच्चों के रिलेटेड कोई ऐप लॉन्च कर दिया, पेरेंट्स को मिसलीड कर दिया, उनको क्या, बच्चों और पेरेंट्स का डेटा चाहिए, उनको मिल गया, काम हो गया उनका। उससे रिलेटेड जो मार्केट एस्पेक्ट है वो कर सकते हैं, प्लस किसी कंपनी से जो है टाई अप करेंगे और बोलेंगे, कंपनी बोलेगी यार हमको इससे रिलेटेड डेटा दे दो, फेसबुक और मेटा दे देंगे, या अपना खुद का बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे, यही है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो, ये हम जो भी ऐसा ऐप चला रहे हैं तो ये हमारा काम है, आप बीच में इंटरफेयर नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब फेसबुक ने कहा। तो लेटेस्ट चेंज जो है प्रपोज किया गया एफटीसी के द्वारा, एंड मेटा वुड बी बार्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग ऑफ द डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बिलो 18 का, उसको आप प्रॉफिटिंग नहीं कर सकते हो। देखो इसमें गलत क्या है? आप ऐसा प्रॉफिट, आप कुछ बोल के जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि चलो कुछ भी बोल दिया कि आपके बच्चे जो है मैपिंग सीखेंगे, और डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, आपका काम डेटा कलेक्ट, बच्चों को पढ़ाना थोड़ी ना है। तो एफटीसी जैसी संस्थाओं को करना ही पड़ेगा, भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो डेटा का ये इस्तेमाल करके जो अर्निंग है और अपनी जो भी है वो करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ द पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। ये एक टॉपिक अच्छा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ जो इसमें एक्सप्लेन्ड है। पहले तो आप लोग ये समझो कि जीनोम शब्द का जो है मतलब क्या हुआ, ये देख लेते हैं। पहले जीनोम शब्द क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे हम, या कोई भी लिविंग सिस्टम सेल्स का बना होता है, ठीक है। सेल्स के अंदर आपके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम को थोड़ा सा ऐसे आप देखोगे तो इसमें डीएनए होता है, और जीन बेसिकली क्या होती है, उनका सेगमेंट्स होती है, ठीक है। उसके क्या होते हैं, इसका सेगमेंट्स होती है। यहाँ पे जीन्स डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ये जो एटीजीसी जिसे हम बोलते हैं, इसे ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, सर्टेन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे ना तो ये, अब जब आप क्या करते हो कि जब आपके सारे के सारे जो जीन्स प्रेजेंट हैं किसी भी किसी भी, आप कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है उनका सम कर दो तो वो जीनोम बनाते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज जीनोम। अब इनके जब अरेंजमेंट प्रॉपर करते हो, जैसे जैसे मान लो आपने स्कूल टाइम पे देखा होगा कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। ये क्लास 3 की है, क्लास 4 की है, क्लास 5th की लाइन है। इसमें सब लाइन से खड़े हैं, यहाँ सब लाइन से खड़े हैं, यहाँ सब लाइन से। ये सबसे छोटी हाइट का है, पता है स्कूल में ऐसे होता है ना, छोटी हाइट वाला सबसे आगे, फिर सबसे लंबा इधर। तो देख के ही पता चल जाता था कि अच्छा ये 3rd क्लास की लाइन है, ये 4th क्लास की लाइन है।
फिर बच्चों को देख के पता चल जाता है कि चुन्नू मुन्नू नानू जो भी है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारी हो जाती है। क्यों पता चल, अब मान लो ये अरेंजमेंट इधर उधर आप कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसी तरीके से क्या होता है कि जो डीएनए है, इसमें जो न्यूक्लियर बेसिस हैं उनको क्या है, अरेंज किया जाता है, पर्टिकुलर लेवल पे अरेंज कर देना। उसके बेसिस में आपको पता है कि अगर ये अरेंजमेंट है तो इसका ये जीन इससे रिलेटेड है, ये जीन जो है देखो देखो हमारे हर एक आयाम, हर एक चीज जो है, चाहे नोज, आईज, हेयर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, डिफरेंट जो आपके जो शरीर के अंदर चीजें प्रेजेंट है, हर चीज जीन पे निर्भर करती है। अगर कोई भी जीन ढंग से फंक्शन ना करे तो इंसान बीमार हो जाता है। मान लो बैक्टीरिया या फिर वायरस से कोई बीमार होगा तो उसको तो क्या दवा ले लेगा और सही हो जाएगा, लेकिन जेनेटिक लेवल पे अगर कोई बीमारी है तो दवा से सही नहीं होगा। आपको जेनेटिक लेवल पे उसको पहले तो समझना पड़ेगा कि जीन कौन से जिम्मेदार है, और उसके बाद फिर आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन साइलेंसिंग, कुछ जीन थेरेपी जैसी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हर एक जीन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे आप जानोगे, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से जानोगे। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी किया जाता है। जैसे मान लो इंडियन पॉपुलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है। वेरिएशन भी आप देखोगे, जो हमारे फिजिकल फीचर्स और सारी चीज़ों में वेरिएशंस भी हैं, उसके लिए जीन जिम्मेदार है, जीन्स जो अलग अलग होती है वो जिम्मेदार होता है। जब आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखते हो तो डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उनके जीनोम को सीक्वेंस करके और उनके जीन की डिफरेंट डिफरेंट क्या फंक्शंस हैं उसको जानना। तो इसके लिए प्रयास जैसे अफ्रीका में भी किया जा रहा है, और इसके लिए प्रयास एशिया रीजन में भी आपका लगातार जो है वो आपका किया जा रहा है। तो एक प्रोजेक्ट भी है आइसलैंड के अंदर, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम डी कोड रखा गया है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम डी कोड रखा गया है 1996। ये भी पॉपुलेशन जो है उसमें एनरोल कर रही है, मतलब उनके जीनोम और ये सब कुछ स्टडी करने के लिए। इसके बाद इसके अलावा जैसे अब यहाँ पे एक टर्म है प्रिसीजन मेडिसिन, ये टर्म थोड़ा सीख लो। ये सब चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है साइंस के लिए, और ये आपका पब्लिश भी हुआ। प्रिसीजन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अगर आप जीनोम सिक्वेंसिंग करते हो भी है तो प्रिसीजन मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो आपको सर्दी जुकाम है, आप डॉक्टर के पास गए, मतलब आप इवन डॉक्टर के पास भी नहीं गए, आप गए मेडिसिन वाले के, यार मुझे सर्दी जुकाम है दवा दे दो, उसने दे दिया, बोले ये खा लो, आप खा लिए। अब हो सकता है कि आपकी आपकी जो बीमारी हो कोई और फैक्टर की वजह से हो, बट आपने खा ली जर्नल सेंस में। इसी तरीके से हर एक बीमारी के लिए जर्नल ट्रीटमेंट भी होता है। प्रिसीजन मतलब वही डायरेक्ट जो सेल्स जिम्मेदार हैं बीमारी के लिए उनको डायरेक्ट टारगेट कर देना। तो इसमें कई ऐसी मतलब जेनेटिक लेवल पे बीमारी है जिसमें प्रिसीजन मेडिसिन बहुत हेल्प कर सकती हैं, और उसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें सबका सेल्स का जीन्स का जो फंक्शंस हैं वो पता होना चाहिए। इस सिमिलर सा इनिशिएटिव कई बड़ी बड़ी जो दवाइयों की कंपनी है उन्होंने भी आपका किया है, जिसके तहत आपका डाइवर्सिटी ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव इन्होंने रन किया है। ये इन्होंने किया सेम सा, इनका भी पर्पज़ आपका जो है रहा है अलग अलग एरिया में पॉपुलेशन के जेनेटिक्स को समझना, कई प्रकार की जो जेनेटिक डिजीजेज हैं उनको समझना, कई जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं उनको समझना, कई ऐसी बीमारियां, जैसे मैंने आपसे कई बीमारी हम लोग ने रेयर डिजीजेस पर डिस्कस भी पहले कर रखी है। ऐसे ही आपके पास जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल पार्टनर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो इन्वॉल्व है। हमारी जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसके एशियन रीजन में जो डाइवर्स पॉपुलेशन उसको स्टडी करने के लिए। सिमिलरली आपके पास इंडिया में आपके पास जो प्रोजेक्ट है इंडिजन करके जो प्रोजेक्ट है वो इसमें इन्वॉल्व, उसमें भी कई प्रकार के जो ट्रीटेबल जेनेटिक डिजीजेज हैं या ऐसी कई बीमारियां हैं, रेयर डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, या दवाइयाँ अगर किसको नुकसान कर सकती हैं, ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए आपका ये इंडिजन प्रोजेक्ट भी आपका है प्रेजेंट है। तो मेन एम क्या है कि ह्यूमन जैसे मान लो जीन्स हैं, धीरे धीरे जीन्स में ही चेंजेस आएंगे और उसके माध्यम से इंसान अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, जेनेटिक इवोल्यूशन किस प्रकार से जो है वो हुआ, और कैसे डाइवर्स एनवायरनमेंट में किसी पॉपुलेशन ने अडाप्ट किया, किसी ने नहीं किया। जैसे मान लो कि एग्जांपल लो कि जैसे कोई नॉर्वे में है, नॉर्वे में बहुत ठंडे इलाके में वो रहता है, उसको वो ठंडे इलाके में रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अभी वो यहाँ आ जाए तो यहाँ वो आपका आराम से हाफ पैंट पहन के घूम सकता है। अभी हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, मतलब अगर 10-12 डिग्री भी टेम्परेचर होगा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। हमारी जीन्स इस तरीके से हैं। वो वहाँ नॉर्वे में रहता है, उसका कुछ इवोल्यूशन उस प्रकार से हुआ है कि उसे 4-5 डिग्री में ठंडी नहीं लगेगी, वो तो आराम से घूमे फिरेगा, उसको लगेगा यार यहाँ तो बड़ी गर्मी है। 40-40 में तो उसकी मतलब सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में एक बार आ गया, आजकल तो 40 डिग्री हर जगह ही होता है, तो आ जाए तो उसको तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एनवायरनमेंट के प्रति किस तरीके से इंसान अडाप्ट अपने आप को कर रहा है, किस जीन में क्या चेंजेस हुए जिसके माध्यम से उसने अपने आप को अडाप्ट किया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब आप जेनेटिक लेवल पे स्टडी
जो है वो कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हो, तो ये भी आपका हाईलाइट किया है। तो इन द एसेंस ऑफ पॉपुलेशन स्केल, ये थोड़ा सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो कि इन द एसेंस ऑफ पॉपुलेशन स्केल जीनोमिक्स स्टैंड्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द जीनोमिक रिवोल्यूशन पॉइज्ड टू रिवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर। अगर देखा जाए कि अगर आप जीनोमिक्स लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स आ गई, अगर इसमें रिवोल्यूशन होता है जिसमें आप सारी जीन्स और इनके बारे में स्टडी कर पाते हो, इससे हेल्थ केयर भी बहुत आगे बढ़ेगा। रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी के बारे में, मतलब किस तरीके से इंसान इवोल्व किए उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो मिलेगी, और वह उसके प्रति हमारी जानकारी या जागरूकता बढ़ेगी। फिर पर्सनलाइज्ड अप्रोच जो है वो फॉलो किया जा सकता है मेडिकल के फील्ड में। प्रिसीजन जैसी मेडिसिन चीज़ों को भी आपका ऑप्ट किया जो है वो जा सकता है। तो ये सब इसके जो है कई प्रकार के बेनिफिट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे, जब आप व्हेन यू कैरी आउट द जीनोम लाइक सीक्वेंसिंग आप जब करते हो, तो इसमें आप देखो जैसे ये पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग आपने कर दी ना, और सबकी क्या मीनिंग है, ग्लूटामाइन, साइटोसाइन, थायमिन, एडेनाइन, अलग पूरी सीक्वेंसिंग है इनकी, आपने स्टडी किया, ठीक है, किसका कौन जिम्मेदार है, ये सब आप जानते हो, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। तो जैसे ये जीनोमिक डीएनए है, फिर इसको आपने छोटा उसमें तोड़ा, फिर इनके जो है क्लोन्स को आपने क्या किया, ऐसे अरेंज किया, फिर इनको जो है स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके, और फिर जो रेफरेंस सीक्वेंस है उससे कंपेयर किया। तो ये सारा अरेंजमेंट आपका किया जाता है, और इसके माध्यम से फिर हमारी जो जानकारी है जीनोम से रिलेटेड, दैट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक टॉपिक है, मैं गो थ्रू हो रहा था, तो ये इस समय न्यूज़ में भी है। टेक्नोलॉजी इन यूज इस समय है वीओआईपी फोन करके एक टर्म है। जैसे पिछली बार कैमरा और इन सब पे प्रश्न आया था, तो इसी तरीके से कैमरा सिंह 2022 में आया था। तो वीओआईपी फोन है, ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं वीओआईपी फोन क्या, एक हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फोन टेलीफोन डिजाइन टू यूज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी जैसे मतलब इस प्रकार के फोन आपके आज के समय में फोकस किए जा रहे हैं, जो फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेट के माध्यम से एक क्वालिटी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल भी हो जाए, और दूसरे जो फ़ोन के फंक्शंस हैं वो तो आपके रहें। तो ये चीज़ है। तो फ़ोन बेसिकली जैसे अभी फ़िलहाल के लिए जो नॉर्मल फ़ोन है, ये एनालॉग टेलीफ़ोन ऑडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और कन्वर्ट इनकमिंग डिजिटल फ़ोन सिग्नल फ्रॉम द इंटरनेट टू स्टैंडर्ड टेलीफ़ोन ऑडियो। अगर फ़ोन की बात किया जाए, तो यहाँ पे ये कहा गया वीओआईपी फ़ोन को हम आईपी फ़ोन भी कहते हैं। इसमें कई फीचर्स आपके जो नॉर्मल फ़ोन्स हैं उनके कंपैरिजन बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी आपके इसमें एडेड रहते हैं। तो जो फ़ोन कॉल्स हैं, ये दे आर प्लेस्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से कॉल जो है किया जाता है इंस्टेड ऑफ टेलीफोन नेटवर्क का। क्योंकि देखो टेलीफोन नेटवर्क पे जब आप फ़ोन कॉल करोगे, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से, उनकी नेटवर्किंग उसके माध्यम से होगा। बट यहाँ पे अगर करोगे तो इंटरनेट की जो सुविधा है उसके बेसिस में कॉल और सारी चीज़ें होंगी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मीथेन मोर पोटेंट लेस परसिस्टेंट। ये टॉपिक एनवायरनमेंट का टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। मीथेन से रिलेटेड है, साइंस वाले पेज में न्यूज़ आपकी आई है। तो अभी चर्चा COP28 से रिलेटेड काफ़ी, कल संडे का सेशन था, तो उस पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आप लोग को। संडे का टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बाकी टाइम आपका यही सारा 9 सवा 9 तक आपका सेशन हो जाता है। क्योंकि सेशन मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आपको मैं अपलोड कर सकता हूँ, करना पड़ता है, क्योंकि लाइव में थोड़ा इशू चलता रहता है इसमें। तो डाउनलोड ऑप्शन लाइव में नहीं आ पाता, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन की बात करें, तो मीथेन का फार्मूला आपका CH4 है, कॉमन सी बात है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के रूप में भी इसे कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो आपकी बातचीत आपकी होती है, जनरली जो बातचीत होती है वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड पे भी ही होती है। अब देखो ये सब माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट की जाए, क्योंकि तो मीथेन जैसी चीज़ें ना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कैरी आउट होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे भी रिलीज होती है। तो ये भी प्रूव करना चाहिए कि देखो मीथेन और ये सब गैसेस जो रिलीज हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड से या लाइफ स्टॉक फार्मिंग से रिलीज हो रही हैं, तो ये भी इक्वली जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसमें फिर ये लोग कहेंगे कि हमारा हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें मैक्सिमम CO2 निकला है, बट आपका जो है उसमें मीथेन निकला है, जो कि पावरफुल पॉल्यूटेंट्स है। तो इस टाइप का आर्गूमेंट ये कैरी करेंगे, मतलब ये परसेप्शन बनाएंगे, जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है को डाइल्यूट किया जा सके। ये जो डेवलप्ड देश की अगर बात किया जाए, तो COP28 में कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो क्लाइमेट मतलब कई सारे जो फंड्स क्रिएट किए हैं, दे हैव आल्सो कलेक्टिवली इन्वेस्ट $450 मिलियन इन सॉल्यूशन टू टैकल मीथेन एमिशन। मतलब इवन इस चीज़ को फोकस भी किया गया, 450 मिलियन तक का पैसा खर्च किया जाएगा, जिससे कि मीथेन का जो एमिशन उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड इट्स लाइक इट हैज़ अ हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब जैसे
CO2 है, उससे भी पावरफुल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपका मीथेन का जो है होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है ये कैसे मेज़र किया जाता है? ये बेसिकली मेज़र किया जाता है बाय द लाइक कितना ज़्यादा वो वार्मिंग कर सकती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वार्मिंग कॉज्ड बाय अ सब्सटेंस रिलेटेड टू ड्यू टू द सेम मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आप एक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो और एक अमाउंट ऑफ मीथेन लेते हो, तो कितना वार्मिंग हो सकती है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 1 है तो मीथेन की 28 होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की 265 होगी एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड की 23,500 होगी। तो आप खुद देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत हाई वार्मिंग पोटेंशियल आपकी एग्जिस्ट करती है। नाइट्रस ऑक्साइड की सबसे ज़्यादा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें अरेंज करने के लिए कि अरेंज करो इन गैसेस को, अरेंज करो इन गैसेस को ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बेसिस पे। आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत समय तक प्रेजेंट रहती है। मीथेन की बात करें ये ईयर्स में ही अपना ब्रेक डाउन हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मीथेन है, मीथेन की जो पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना है। ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या होगा? कुछ ही समय तक ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, ज़्यादा समय तक जो है एटमॉस्फेयर में आपका ये प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंस, एक्सप्लेन इट्स रोल इन ह्यूमन हेल्थ। कल मैंने जो आकलन सीरीज है उसकी कॉपी चेक कर दी है, 2 दिन की चेक की है, लास्ट के 2 डेज में कॉपी चेक होती रहेगी। आप लोग अपने आंसर सेंड करते रहें। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, नॉन अकेडमिक लेवल पे, मतलब जैसे स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, कुछ टेंशन किसी चीज़, तो आप मुझसे ज़रूर से जो है मैसेज करें। ठीक है, मेरे लेवल पे जो भी हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये थोड़ा-सा देखना आप लोग को। और ये क्वेश्चन आप लिख लो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आकलन सीरीज़ इसका प्राइस मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, क्योंकि जितने लोग को जॉइन करना था वो कर लें। आपको अगर जॉइन करने का मन है, आज का दिन मैं है आपके पास, आप लोग जॉइन कर लेना। इसका प्राइस इंक्रीज़ हो, ठीक है? क्योंकि जितने लोग हो चुके हैं, क्योंकि इस कोर्स को मैं अनपब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने जॉइन किया, उनके आंसर्स वो लोग अपलोड करते हैं। तो आगे अब अगर आपको हिस्सा बनना है इसका, तो आप लोग बन जाना, ठीक है? फिर बाद में अगर आपको जॉइन करना पड़ेगा, फिर नई स्कीम के तहत करना पड़ेगा। अब कुछ नया कंटेंट भी जल्द आने वाला है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से जॉइन करें, और अपने आंसर अगर आप इवैल्यूएट नहीं भी कराना चाहते हैं तो इस पर ज़रूर से पोस्ट करें। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगा। आज के लिए इतना ही, और आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कंटिन्यूस बेसिस पे अपना जो पढ़ाई है वो करते रहें, मोमेंटम बना के रखें, पढ़ाई से दूर भागने का प्रयास ना करें। ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। थैंक यू एवरीवन।